हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप चैप्टर, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। मिक्सचर एलिगेशन भी रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट है। तो पार्टनरशिप में आमतौर पे कराता नहीं हूँ, लेकिन अभी क्या है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय बचा है, तो हम क्यों कोई चीज़ छोड़ें। और है भी बहुत ईजी सा टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, लेकिन मैंने क्वेश्चन थोड़े हार्ड लिए हैं, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन लूँगा तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं ना करवाने का। हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, मतलब मॉडरेट कह सकते हो, और इन्हीं से मैं आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर करवा दूँगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस रेशो में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब जिस रेशो में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको प्रॉफिट भी उसी रेशो में मिलेगा। ये तो बिज़नेस का आम रूल है। और आपने जितने समय के लिए पैसा लगाया वो चीज़ भी मतलब आपको कंसिडरेशन में रखनी है। जैसे एक बंदा 4 महीने के लिए लगा रहा है, दूसरा बंदा अगर 6 महीने के लिए लगा रहा है, तो 6 वाले को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो मतलब मंथ्स या ईयर्स भी मैटर करते हैं। अगर तो तीनों की मतलब टाइम ड्यूरेशन बराबर है, कि बोल दिया तीनों ने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया, 3 बंदे हो सकते हैं, 2 या 4, कुछ भी हो सकता है, और बोल देंगे कि सभी ने 1 साल के लिए किया, तो फिर तो टाइम पीरियड का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा बोल दें कि एक ने 6 महीने के लिए किया, एक ने 8 महीने के लिए, और एक ने 1 साल के लिए, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको करवाना है? साल वाले को, कि उसकी कैपिटल 12 महीने तक रही, तो 12 महीने तक उसको प्रॉफिट मिलेगा, जबकि बाकियों को 6 और 8 महीने के हिसाब से। तो मतलब मंथ्स भी मैटर करेंगे, और आपने किस रेशो में इन्वेस्ट किया वो भी मैटर करेगा, अगर मंथ्स वाला सीन हुआ तो। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 2:3:5। ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई। द रेशियो ऑफ मंथ्स फॉर विच ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इज दिस। मंथ्स का भी रेशियो पता है, तो टाइम ड्यूरेशन भी है यहाँ पे। फिर बोला अगर सी को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो इतना ज़्यादा है ए से, सी को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो इतना ज़्यादा है ए से, तो ये सी का प्रॉफिट नहीं है, ये सी और ए का डिफरेंस है। इतना पता चल गया सी को ए से ज़्यादा मिलेगा। और फिर बी का शेयर पूछा प्रॉफिट में। मैंने अभी बोला कि अगर ये टाइम वाला चक्कर नहीं हो, तो जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट की है प्रॉफिट भी उसी रेशो में आएगा। लेकिन जब ये टाइम वाला फैक्टर आ जाता है बीच में, तो फिर इसको भी कंसीडर करना होता है। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम प्रॉफिट का जो रेशो बनाएंगे वो इस हिसाब से आएगा कि ए ने मान लो 2 रुपये लगाए हैं 4 महीने के लिए, तो उसको प्रॉफिट 8 मिलेगा। मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। ए की इन्वेस्टमेंट इंटू ए का टाइम करना पड़ता है। सिमिलरली 3 × 2 6 बन जाएगा, और 5 × 3 15 बन जाएगा। अदरवाइज़ हम टाइम फैक्टर कैसे किल करेंगे? तो हमें इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 8, 6, 15। आपको क्या क्या दिया? आपको ए और सी का डिफरेंस पता है कि सी को इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है ए से। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखूँ तो कितना है? क्वेश्चन में सी को कितना ज़्यादा मिल रहा है? ए को 8 मिल रहा है, सी को 15 मिल रहा है, तो सी को कितना ज़्यादा मिल रहा है? 7 ज़्यादा मिल रहा है। तो इट मीन्स आपको 7 की वैल्यू दी है। ये जो 1,47,000 है, ये कितने की वैल्यू है? ये 7 की वैल्यू, डिफरेंस की तो वैल्यू है। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 21,000 से जाएगा। एक की वैल्यू आ गई 21,000। फिर आपसे पूछा बी का शेयर बताओ प्रॉफिट में, तो बी का शेयर कितना है? 6। तो 6 की वैल्यू निकाल दो। एक की पता है, 6 की कैसे निकालेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करके। तो 21 × 6 आ जाएगा आपका 126, और आगे 3 0, 1,26,000। 1,26,000 आपका ए ऑप्शन। जब इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया हो और टाइम का रेशो दिया हो, तो जस्ट मल्टीप्लाई देम और आपको प्रॉफिट का रेशो मिल जाएगा। टाइम का रेशो नहीं होता तो प्रॉफिट का रेशो 2:3:5 ही होता। अगर टाइम है तो फिर उसको भी कंसीडर करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिकली ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा डिफरेंट। अब ये क्वेश्चन देख के किसी को भी चक्कर आ सकता है, तो इतना भयानक क्वेश्चन, आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको। तो एक तो 5-6 लाइनों का क्वेश्चन हो तो हम पहले एग्ज़ाम में उसको स्किप करने की छोड़ते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो रेशो से ही है ना, बना लेंगे। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल्स इन द रेशो 2:3:5। पहली लाइन से उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो पता चल गई कि पैसा उन्होंने लगाया था स्टार्टिंग में 2:3:5 की रेशो में। फिर क्या हुआ?
ए ने अपनी कैपिटल बढ़ा दी 50% से 4 महीने के बाद, बी ने अपनी कैपिटल बढ़ा दी 33 से 6 महीने के बाद, और सी ने कुछ पैसा निकलवा लिया। विड्रू का मतलब होता है उन्होंने बढ़ाया तो इसने कम कर दिया, उतना पैसा निकाल लिया इसने। कितना? 50% निकलवा लिया इसने। कितने महीने बाद? 8 महीने बाद। तो बताओ कि ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा अगर टोटल प्रॉफिट 86,800 हुआ है 1 साल के बाद। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि पूरी गेम है 1 साल की, वो इम्पोर्टेंट है कि पैसा आपको कितने साल के लिए देखना है। 1 साल के लिए हुआ कि इस 1 साल के दौरान कि स्टार्टिंग में तो इन तीनों ने पैसा लगाया, किस रेशो में लगाया? 2:3:5 की रेशो में। मुझे नहीं पता कि इसने 2 रुपये लगाए कितने लगाए। अगर ये 2 लगाता तो ये 3, ये 5, मतलब अगर ये 200 लगाएगा तो ये 300 लगाएगा और ये 500 लगाएगा। रेशो से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल सकती। फिर 4 महीने बाद ए ने अपना पैसा 50% से बढ़ा दिया, मतलब 4 महीने तक तो उसने 2 रुपये ही रखे, लेकिन अगले 8 महीनों के लिए उसने 50% इंक्रीज़ कर दिया अपनी कैपिटल। 2 का 50% कितना होता है? 1। 50% क्या होता है? आधा। तो उसने 1 रुपया बढ़ा दिया, मतलब अब उसके अगले 8 महीने के लिए 3 रुपये लगे होंगे। सिमिलरली बी ने क्या किया? उसने अपनी इन्वेस्टमेंट 33 से बढ़ा दी। 33 क्या होता है? 1/3। मतलब अगर पहले 3 थी तो अब 1 बढ़ जाएगी, मतलब अब उसकी 4 हो जाएगी। पहले 6 महीने के लिए उसके 3 रुपये लगे थे, अगले 6 महीने के लिए उसके लिए 4 रुपये लगेंगे। और सी ने अपना 50% कैपिटल निकलवा लिया, मतलब अगर पहले 5 रुपये लगे हैं ना तो अब सिर्फ 2.5 रुपये लगे हैं। 50% वाला आधा पैसा बाहर निकाल लिया ना, तो सिर्फ अब 2.5 रुपये लगे हैं उसके। अगर 8 महीने बाद उसने चेंज किया तो मतलब 2.5 रुपये सिर्फ 4 महीने के लिए लगे हैं। तो बस हम इस चीज़ को लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 4 महीने तक ए ने कोई चेंज नहीं ना की, तो 4 महीने के लिए ए का इतना ही पैसा लगेगा जितना है। ए के 2 रुपये हैं तो 2 रुपये ही लगेंगे 4 महीने के लिए। फिर अगले 8 महीने के लिए उसने 50% चीज़ बढ़ा दी। 50% क्या होता है? 1/2। 50% क्या होता है? 50% होता है 1/2। और अगर ये इंक्रीज़ है तो मतलब 2 पे 1 का इंक्रीज़ हो जाएगा। चीज़ 2 से कितनी हो जाएगी? 3। तो अगर पहले 2 थी तो अब 3 हो जाएगी। पूरे 1 साल की बात है, अगर 4 महीने बीत चुके हैं तो ये जो 3 रुपये हैं ये कितने महीने के लिए लगे होंगे? 8 महीने के लिए। हो गया ए का हिसाब किताब। चलो बी पे। बी ने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया? 3 रुपये। इसने अपनी चेंज कितने महीने बाद की? 6 महीने बाद। तो 6 महीने तक तो 3 रुपये ही होंगे। अब अगले 6 महीने के लिए इसने 33 से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। 33 का मतलब होता है 1/3। 1/3 मतलब 3 पे 1 का इंक्रीज़। तो अगर ये पहले 3 लगा चुका है तो अब लगाएगा 4। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, क्योंकि कुल मिला के 12 महीने करने हैं आपको। आपको कैसे पता चला कि 1 साल की बात हो रही है? ये लिखा है कि जो प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करना है आपको वो 1 साल के बाद करना है। तो 1-1 साल पूरा करना सभी का। देख लो 4 और 8 12 महीने, 6 और 6 12 महीने। आ जाओ सी पे। सी ने कितना पैसा लगाया था स्टार्टिंग में? 5 रुपये। इसने अपनी चेंजेस कितने महीने बाद की? 8 महीने बाद। तो 8 महीने तक तो इतना ही पैसा है। और फिर इसने 50% कैपिटल निकलवा ली। 50% मतलब आधी बाहर निकाल ली। तो अगर पहले 5 रुपये लगाए थे तो अब 2.5 रुपये लगाएगा। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। सही है। यहाँ तो कोई परेशानी आई तो बताओ। ये ए का हिसाब किताब, ये बी का और ये सी का। यही तो प्रॉफिट की रेशो बनेगी, क्योंकि जिस रेशो में पैसा लगा है उसी रेशो में प्रॉफिट होगा। और अगर मंथ्स इंक्लूडेड हैं तो मल्टीप्लाई होंगे। अब बीच में क्यों प्लस कर रहा हूँ? बिकॉज ये 4 महीने की गेम है, ये 8 महीने की गेम है। तो कुल मिला के अगर साल की चीज़ देखनी तो ऐड ही तो करना पड़ेगा। 4 महीने और 8 महीने ऐड करूँगा तभी तो 12 महीने बनेंगे। तो ए का कितना हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 3 8 ज़ा 24। 24 + 8 = 32। इसका कितना हो जाएगा? 3 6 ज़ा 18, 4 6 ज़ा 24, 24 + 18 42। और सी का कितना हो जाएगा? 5 8 ज़ा 40 और 2.5 × 4 10 50। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल सकते हो, जैसे 2 कॉमन है सभी में तो काट लो 2 से। तो ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 21 और ये बन जाएगा 25। तो कुल मिला के प्रॉफिट देखते हैं कितना हुआ। 25 और 21 46, 46 और 16 62। कुल मिला के प्रॉफिट हो रहा है 62।
और इस 62 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 86,800। यही तो है टोटल प्रॉफिट। इफ़ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर वॉज 86,800, तो मेरे मुताबिक प्रॉफिट कितना हुआ? 62। ऐड किया ना सभी को। टोटल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? ए का प्रॉफिट प्लस बी का प्रॉफिट प्लस सी का प्रॉफिट। तो 16 और 21 37, 37 और 25 62। 62 की वैल्यू 86,800। 2 के टेबल से कट रहा है, क्योंकि 62 क्या होता है? 2 इंटू 31। 31 से कटेगा और 2 से कटेगा। पहले जिस मर्जी से काट लो, पहले मैं 2 से काट रहा हूँ। 2 31 जा, ठीक है, 2 से काट के यही आएगा। और अब 31 से कटेगा, ये डेफिनेट बात है। 31 1 जा 31 1 जा 31, 12 124, 4 जा और आगे 2 0। एक की वैल्यू आ गई 1400। ठीक है, ये आप काट सकते हो खुद, जैसे मैं काट रहा हूँ, ज़रूरी नहीं वैसे काटना है, सीधा 62 से भी काट सकते हो। एक की वैल्यू 1400 आके आप क्या पूछा है? ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस। ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? ये ए का प्रॉफिट है 16, ये सी का प्रॉफिट है 25। 16 और 25 का डिफरेंस कितना होता है? 9। 16 और 25 का डिफरेंस 9। तो एक की वैल्यू पता है, 9 की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, तो कैसे निकलेगी? 9 से मल्टीप्लाई करके। बस आपको 14 का टेबल आना चाहिए। 14 9 ज़ा 126, 126 के आगे 2 0, 12,600। 12,600 पहला ऑप्शन। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, और हमने बिल्कुल आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप किया, और हमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। इवन हमारी कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं हुई। कैसे भी कर लो इन क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रॉपर बेसिक वे से चलोगे, यहाँ कोई ट्रिक वगैरह लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। कौन सी ट्रिक लगा दोगे बताओ मेरे को? यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से करो। हाँ, एक्स वाई की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में, बट ये मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एक आम जिसको मैथ की थोड़ी बहुत नॉलेज है वैसे क्वेश्चन किया मैंने कोई इसमें बड़ा ज़्यादा कुछ अपना इफेक्ट नहीं डाला। जैसे मैं आमतौर पर कुछ क्वेश्चंस में कुछ करता रहता हूँ पंगे, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे आप भी सोच सकते हो, ऐसे कोई भी सोच सकता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। और लेते हैं तो क्वेश्चन मैं हार्ड ही लूँगा, क्वेश्चन मैं आप ईजी नहीं करवाऊँगा। अगर पार्टनरशिप से क्वेश्चन आएगा तो फिर अच्छे लेवल का आएगा। ईजी कोई मतलब नहीं है कि ए बी सी की कैपिटल की रेशो पता हो जाएगी और फिर प्रॉफिट का कुछ दे दिया होगा तो आंसर तो एक स्टेप में आ जाएगा ना। ऐसा क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाता तो आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन थिंग इसके आपको इस टाइप के क्वेश्चन से भी डरना नहीं है। और करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी देखने में काफ़ी बड़ा है, और अगर आप इसको करने भी जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैं आपको इसका इतना ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा ना, मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे आप थोड़ी ट्रिक लगा सकते हो। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। इस बार इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर वैल्यू दी है। प्रॉपर वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है। कितना कितना पैसा लगाया? ए ने लगाया 27,500, बी ने 32,500 और सी ने 37,500। मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशो चाहिए, मुझे एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं रेशो निकाल लूँगा। देखो 2 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये सारी चीज़ें 25 के टेबल से कट रही हैं। 25 के टेबल से कटने की क्या निशानी होती है? यहाँ तो 25 आ रहा होता है या 50 आ रहा होता है, या 75 या 00। तो देख लो 75 25 75, तो मतलब 75 भी और 25 भी है, तो 25 के टेबल से डेफिनेटली कटेगा। 25 इंटू 11, 25 इंटू 13, 25 इंटू 15। इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया 11:13:15। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशो पता हो। फिर बोल रहे हैं कि ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, मतलब ए ही सारा जो बिज़नेस है उसकी देख रेख करता होगा, तो उसको 20% ऑफ प्रॉफिट जो है वो वर्किंग अलाउंस देना अलग से। टोटल प्रॉफिट अगर 100% है ना, तो ए ने 20% अलग से लेना ही लेना है, प्लस जो पीछे 80% बचा, जो पीछे रिमेनिंग बचा, वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होगा इसी रेशो में। नॉर्मल केस में क्या होता है कि जितना प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट की रेशो में डिवाइड होता है। यहाँ क्या है, एक्सेप्शन है कि ए जो है मे बी वो बिज़नेस संभालता है, तो वो बोलता है कि मेरे को 20% अलग से चाहिए कि आप लोग तो घर पे बैठे हो, बी और सी को बोल रहा है कि आप लोग तो कुछ देखते नहीं हो, तो मुफ्त का प्रॉफिट क्यों आपको सारा का सारा दूँ। 20% मेरा अलग से रहेगा, प्लस जो पीछे 80% बचा उसमें भी मेरा रहेगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू रेशो। वहाँ मैं कोई आपसे एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा हूँ, वो जिस रेशो में आपका बनता है वैसे मेरा बनता है, ठीक है। तो ए को 20% देना है तो वो इसी में से तो देना है। ए अगर अलग से 20% ले रहा है, मतलब इसी में से तो ले रहा है ना, तो वो सभी के हिस्से का 20% खा जाएगा कि नहीं। यहाँ से भी 20% ले जाएगा, यहाँ से भी 20% ले जाएगा, और यहाँ से भी 20% ले जाएगा स्टार्टिंग में।
और फिर हमें बोला है इफ़ द मनी रिसीव्ड बाय सी इज़ दिस मच, कि सी को जो एज ए प्रॉफिट एंड में मिल रहा है वो मिल रहा है 13,500। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदे में तो ए रहेगा, सी और बी को तो कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा, उनके हिस्से में तो सिर्फ 80% वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स ये जो 13,500 है ना, ये 15 की वैल्यू नहीं है। नॉर्मल केस में ये 15 की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे ए को 20% देना भी तो है, तो ए ने हर एक के हिस्से से 20% ले लेना। तो मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं, सी के पास इस टाइम पे जो हमें प्रॉफिट देना सी को, वो 80% में से देना है, वो 100% में से थोड़ी देना है। तो वो उसको 15 में से नहीं मिलने वाला, 15 के 80% में से मिलने वाला है। तो 15 का 80% निकाल लेते हैं। ये बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी कि 20% ए का अलग से कर दो आप, 20% तो सीधा सीधा ए का हो गया, और जो पीछे 80% बचा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो ए बी और सी में। इक्वली मीन्स इन दिस रेशो, इक्वली का ये मतलब नहीं 1:1:1, मतलब जिस रेशो में बनता है, जो वो डिज़र्व करते हैं उस रेशो में दो। वहाँ भी तो ए ले रहा है, तो ए ने जो स्टार्टिंग में 20% अपनी तरफ खींच लिया वो सभी से खींचा कि नहीं, क्योंकि पूरे 39 में से तो लिया, 39 बनता है, ये देख लो 11 और 13, 24, 24 और 15 39, तो 39 में से 20% सीधा अलग कर दो तो वो डेसिमल में आएगा। 39 का 10% 3.9, 20% 7.8। तो डेसिमल में क्यों जाना हमने, हमें जब सी दिया तो हम सीधा सिर्फ सी से डील करेंगे कि सी का 80% ही प्रॉफिट माना जाएगा, सी का 20% हम नहीं निकाल रहे। तो 80% निकाल देंगे 15 का, 80% का मतलब होता है 4/5, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12। दैट मीन्स ये जो 13,500 जो वैल्यू दी है ये 12 की दी है, ना कि 15 की। जो 3 है वो किसको गया, वो ए को चला गया स्टार्टिंग में। 3 15 का कितने परसेंट होता है, 20% होता है, वो तो ए ने लेना ही था। तो साफ लिखा हुआ ए इज़ ए वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स 20% ऑफ द प्रॉफिट एज वर्किंग अलाउंस। तो 12 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 13,500। ये गलती यहाँ पे यही हो सकती है कि आप 15 की वैल्यू ले लोगे 13,500, जबकि ये 12 की लेनी है। 15 का कितना परसेंट निकालना है, 80%, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितने में से करना है, 80% में से। दैट्स वाई मैंने 80% लिया 15 का। 3 4 ज़ा 3 45 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 5 0 2 1 ज़ा 1125। एक की वैल्यू आ गई 1125। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मीन्स कितने की वैल्यू पूछ रहा है, 39 की। देखो टोटल प्रॉफिट तो 39 ही है, टोटल प्रॉफिट में ये 80% भी आ रहा है, टोटल प्रॉफिट में ये 20% भी आ रहा है। वो ऐसे नहीं बोल रहे कि वो वाला 20% मत बताओ, वो कह रहे पूरा का पूरा प्रॉफिट बताओ कितना है, तो वो तो 39 यूनिट्स ही होगा। एक की वैल्यू पता है 39 की निकालनी, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1125 को 39 से। 9 5 ज़ा 45, पता चल गया एंड में 5 आएगा। एक ही ऑप्शन है, नहीं 2 ऑप्शन है, ये और ये नहीं आंसर हो सकते। जिनके एंड में 0 आ रहा है वो आंसर नहीं हो सकते, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि 9 5 से एंड में 45 आ गया, और अगले स्टेप में यहाँ पे क्रॉस लगता है, तो एंड में 5 तो आना ही आना है। 9 2 ज़ा 18 + 4 22, 9 1 ज़ा 9 + 2 11, 9 1 ज़ा 9 + 1 10, और 1175 का 3 गुना हो जाएगा 3375। तो ये बन गया 5 7 8 3 4 43875। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इससे शॉर्टकट अप्रोच नहीं हो सकती। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा लिखा, आपने क्या करना है कि देख लिया कि ए ने 20% प्रॉफिट लेना ही लेना है, तो जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेशो बन रही है उसमें से देख लो कि हमें किसकी वैल्यू एग्जैक्ट दी है, सी की दी है, तो सी का 80% ही निकालो सिर्फ, क्योंकि 20% तो ए को जा चुका है। तो ये जो प्रॉफिट की वैल्यू दी है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट के 80% की। देखो इन्वेस्टमेंट मैं बोल रहा हूँ इसको, बट ये प्रॉफिट बन चुका है। आपको पता है इन्वेस्टमेंट की रेशो में ही प्रॉफिट की रेशो होती है, जो रेशो इन्वेस्टमेंट का वही रेशो प्रॉफिट का। तो मैं बोल बेशक इसको इन्वेस्टमेंट रहा हूँ, बट दिस इज़ द प्रॉफिट। नॉर्मल केस में तो सी को 15 का प्रॉफिट होना था, बट क्योंकि ए ने 20% लेना ही लेना है, तो ए को हमने 3 रुपये दे दिए, पीछे बचे 12, ये 12 की वैल्यू है। 12 की वैल्यू लिखी 13,500, एक की वैल्यू आ गई 1125। टोटल प्रॉफिट पूछा तो 39 की वैल्यू निकालनी थी, मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज इसमें 2 ही पर्सन इन्वॉल्व हैं, ए और बी, और उनका इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया है 14:15। ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशो है 14:15, ये है रेशो इन्वेस्टमेंट का।
एंड द रेशो ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ ए ईयर इज 2:5। और प्रॉफिट का रेशो भी दिया है 2:5। फिर बोला है कि ए ने अपना पैसा अगर 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था तो बताओ बी ने कितने महीने के लिए किया है। मतलब बीच में मंथ्स भी इन्वॉल्व है। ए का तो पता है कि उसने ए ने तो 3 महीने के लिए किया है, बी का नहीं पता तो इंटू एक्स। ए के महीने पता है 3 तो 3 से मल्टीप्लाई किया, बी के नहीं पता तो इंटू एक्स। आपको पता है इनको मल्टीप्लाई करने पे प्रॉफिट का रेशो बनना था। ए की इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय ए ने कितने महीने के लिए पैसा रखा है गिव्स मी कि ए को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो 14 3 सा 42 मिलना चाहिए। यहाँ कितना है 2, यहाँ 2 नहीं चाहिए, यहाँ 42 चाहिए। 14 3 सा 42 होता है, यहाँ दिख रहा है 2 तो यहाँ 42 चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 को 42 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? 21 से। तो यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी होगा। रेशो में ऐसा ही होता है कि अगर इस नंबर को 21 से किया तो उसको करना कंपल्शन है, इसको 21 से करना ही करना पड़ेगा। ये हमने क्यों किया 21 से मल्टीप्लाई? क्योंकि प्रॉफिट बनाना था 42, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट 42 चाहिए। ये 42 बनेगा तो इसको तो 105 बनना ही पड़ेगा। 5 × 21 इज़ 105। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 105 ही आएगा। 14 को 3 से किया तो 42 आया। तो 15 को कितने से करो कि 105 आए? मतलब ये क्वेश्चन बन गया 15x इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू आ जाएगी 105/15। 15 का टेबल आता तो सामने दिख रहा होगा, 7 से कटेगा, नहीं तो 5 के टेबल से काट लो। 5 3 ज़ा 5 21 ज़ा 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा। तो x की वैल्यू आ गई 7। तो 7 महीने के लिए बी ने पैसा लगाया था। देखो प्रॉफिट की रेशो दे दी थी इस क्वेश्चन में पहले ही, और इन्वेस्टमेंट की रेशो दे दी थी, और ए के मंथ्स भी पता थे, तो बी के मंथ्स पता करना कोई मुश्किल काम था ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको घर पे करना है। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, आई होप आप कर पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद क्वेश्चंस ऑन ट्रेन्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।